क्या आपको ये बात ज्वाइन करनी चाहिए? एक महीना एक्स्ट्रा वर्थ इट है सीए इंटर के लिए? डेफिनेटली एक दिन भी वर्थ इट उसके लिए तो आई रियली गेट दिस पॉइंट। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक ग्रुप देना चाहिए कि दो ग्रुप। तो थोड़ा बताओ इस बारे में कि तुम क्यों एक ग्रुप देना चाहते थे और फिर किस तरीके से तुमने दोनों ग्रुप दी। तो अगर मैं एक ग्रुप क्लियर दूं तो क्या मुझे पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप मिलेगी? तो जय, अगर मैं अभी सीए इंटर की एग्जाम्स दे चुका हूँ तो हाउ शुड आई स्टार्ट अप्लाइंग फॉर बिग फोर्स? कैसे पहुंच सकता हूँ मैं वहाँ पे? तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों। एक क्वेश्चन बहुत बार मुझसे तुम लोग पूछते हो कि आपकी सीए जर्नी किस तरह से रही, किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखा ड्यूरिंग द 4.5 इयर्स ऑफ जर्नी ऑफ सीए। तो मैंने सोचा यार मैं ये सब क्यों आंसर करूं, मेरी जर्नी को तो काफी समय हो चुका है। काफी नहीं, मतलब मैं भी हम उम्र ही हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी पुरानी हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही स्टूडेंट्स को बुला लूं और उनके मुंह से ही सुनने कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं सीए की जिंदगी के। तो वेलकम वेदांत और जय। थैंक यू सर। तुम दोनों ही मेरे स्टूडेंट्स रहे हो सीए इंटर में, तो इट्स काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया टॉकिंग टू यू वंस मोर। तो यार सबसे पहले मैं ना जय से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा, मैं सब लोगों को बता दूं कि जय जो है ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज करेंटली वर्किंग एट PwC which is big force of articleship। और वेदांत जो है ही इज ऑलमोस्ट सीए, मतलब फाइनल का अटेम्प्ट दे दिया है। सिर्फ ICAI से मुहर लगना बची हुई है कि नाउ वेदांत इज गोइंग टू बी सीए वेदांत वेरी सून, राइट? होपफुली सुन। तो यार सबसे पहला सवाल मैं जैसे पूछता हूँ, मैं फाइनल की बात नहीं करूंगा तुमसे, मैं इंटर की बात करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी फाउंडेशन दिया है, उनकी एग्जाम्स हुई हैं, नाउ दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटर। तो सीधे एंड से बात करते हैं। मैं दोनों से पूछूंगा, पहले मैं जय से पूछ रहा हूँ। जय, जब सीए इंटर का रिजल्ट आया, 9 महीने की मेहनत होती है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है एग्जाम के बाद, क्या महसूस हुआ जब सीए इंटर का रिजल्ट आया? सीए इंटर के रिजल्ट के दिन मेरा ओसी का ट्रेनिंग चल रहा था। सो ओसी के ट्रेनिंग में ही बीच में रिजल्ट आ गया था, लेकिन वो मैंने देखा नहीं था। हाँ। और मैंने क्योंकि एंजाइटी होती है ना, अभी रिजल्ट खोलूंगा, पास हुआ फेल हुआ, बहुत सारा ऐसा बिल्डअप रहता है पहले से। तो मैंने मेरे सारे रोल नंबर्स और पेपर्स पे जो रोल नंबर होते थे वो सारे छुपा दिए थे ताकि कोई देखे ही ना। हाँ। फिर मैं घर गया 5-5:30 बजे के आसपास और मैंने खुद को रूम में लॉक किया और फिर मैंने खुद ने रिजल्ट देखा। और रिजल्ट देख के जो मैं चिल्लाया था उसके बाद मेरे घर वाले सब अंदर आए थे। एंड दैट तो चिल्लाने से समझ में आ गया घर वालों को कि पास हो गया है। चिल्लाने से तो समझ में आ ही गया था। फिर बाकी मैंने सिर्फ देखा था कि ऑडिट में कितने मार्क्स आए। फिर उसके बाद मेरे भैया ने मेरा पूरा रिजल्ट देखा और बताया कि हाँ पूरे 8 में एग्जाम्शन है। और ये क्या बात है, ऑल द 8 सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन इन सीए इंटर, दैट इज क्रेजी यार। जय, तुम्हारा टोटल वाज 533 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज ग्रेट भाई। और ऑडिट में कितने मार्क्स थे? ऑडिट में 65। 65, जबकि ऑडिट बहुत टफ होता है, लाइक पीपल क्लेम कि ऑडिट में पास होना इज अ डिफिकल्ट टास्क। ग्रेट यार जय। और वेदांत, तुम्हारा क्या रिएक्शन था सीए इंटर का? सर उस दिन मैं और मम्मी घर पे थे, पापा ऑफिस में थे और मेरा रिजल्ट कोई भी हो पापा ही देखते हैं। तो मैं और मम्मी बस पापा के कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। तो पापा का कॉल आया, मम्मी ने उठाया, तो पापा ने बोला बेटा। तब तक हार्ट बीट शुरू हो गई होगी, हाँ। पंप करना शुरू हो गया होगा। हाँ, मतलब उस टाइम समझ, मतलब मम्मी के हाथ काँप रहे थे जब वो फ़ोन उठा रही थी। तो पापा ने बोला बच्चा दोनों ग्रुप पास हो गया। ओहो, मम्मी को पहली बार विश्वास ही नहीं हुआ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट्स थे मम्मी के कि बच्चा दोनों ग्रुप पास नहीं, हो गया। पापा के statement। पापा के स्टेटमेंट्स थे, ओके। मम्मी को विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा कि तुम सच बोल रहे हो ना? सच में हो गया? अच्छा, तो पापा ने बोला हाँ हो गया। फाइनली। और मैं पास में ही था, मैं ऐसे। और तुम्हारी मम्मी खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है जितना मुझे पता है। Yes। तो उनके लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा कि मतलब मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा बच्चा जो है वो भी अब सेकंड लेवल ऑफ सीए पास कर चुका है। She literally had tears in her eyes। हाँ, जैसे ही उन्होंने और result उसी के सुना। लिए तो हार्ड वर्क करते हैं यार। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दिस कि जो पेरेंट्स का रिएक्शन होता है दैट इज अबव एवरीथिंग। Yes। और उम्मीद है जब तुम सीए बने भी होंगे तो भी जो मम्मी का रिएक्शन होगा वो बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल होगा। मतलब हमारी खुशी तो थी, बट सीइंग देयर रिएक्शन इट रियली। करेक्ट, मतलब वो खुशी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ। तो इज इट ऑल वर्थ इट 9 महीने रगड़ के मेहनत करना, मतलब सारे दोस्तों को भूल जाना, सारी फन चीजें छोड़ देना, इज इट ऑल वर्थ इट फॉर द 9 मंथ्स? यस सर, मतलब जब रिजल्ट आता है ना, इट रियली पेज ऑफ, द हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। जो उस टाइम इमोशंस रहते हैं दैट आप, आई डोंट थिंक किसी और कोर्स में फील भी कर सकते हो वो इमोशंस। करेक्ट, दैट आई एब्सोल्युटली एग्री। दुनिया का कोई ऐसा कोर्स नहीं है। यस। आई कैन बेट, मतलब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं पूरे कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो तुम्हें ये फील दे सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स देता है, विदाउट अ डाउट। क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम लोग और उसके बाद रिजल्ट आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जय,
फाउंडेशन और इंटर में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जैसे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसा कि मैंने कहा कि जिनकी फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म हुई और वो अब इंटर ज्वाइन करने वाले होंगे, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीए फाउंडेशन एंड सी इंटर? लाइफ कितनी चेंज हो जाती है फाउंडेशन और इंटर में? सो मैंने सीपीटी का एग्जाम दिया था, हाँ। सो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। हाँ, मैंने भी सीपीटी दिया था अपने टाइम पे। तब फाउंडेशन नहीं हुआ करती थी, तब सीपीटी हुआ करती थी, Yes. जो कि फाउंडेशन से कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी एग्जाम थी, right? हमारा लास्ट अटेम्प्ट So, था हम Last लोग attempt था का तुम्हारा हम लोग का CPT लास्ट अटेम्प्ट था और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा सीपीटी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भी जस्ट एक दिन पहले जब कोर्स चेंज होने वाला है। अच्छा। यस, सो मेरे भैया ने वो रजिस्ट्रेशन किया था हाँ। सीपीटी का, अभी क्लास स्टार्ट किया था। हाँ, सो हाँ। पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्लास था और इंटर का जो क्लास होता है वो पूरा सब्जेक्टिव बेस्ड क्लास होता है। अभी अभी जब जस्ट ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हाँ। हैं, सो वो सारे पेपर जो होते थे सीपीटी मतलब इंटर में ऑब्जेक्टिव्स आए हुए से तुम्हारा मतलब है कि सब्जेक्टिव में कुछ कुछ पोर्शन portion अब objective। ऑब्जेक्टिव भी आता है सी इंटर के अंदर, करेक्ट? यस, सो सीपीटी का एग्जाम पूरा एक दिन में हो जाता है, इतना कुछ ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है। सब लोग जो 12th में ऑलरेडी अकाउंट्स और मैथ्स इकोनॉमिक्स ये सब लोग पढ़ के आते हैं, वो लेवल हाई होता है ये माना, लेकिन समवॉट सिमिलर ही होता है। इजी होता है। Yes. और तुम्हारी स्कूलिंग तो एमपी बोर्ड स्कूल से हुई थी। हाँ, अच्छा, मैं so- सब लोगों को बता दूं कि दैट्स अ मियर कोइंसिडेंस, बड़े ग्रेट कोइंसिडेंस कि मैं और जय दोनों सेम स्कूल से ही पढ़े हुए हैं इंदौर में, राइट? Yes. और हम दोनों एमपी बोर्ड स्कूल से पढ़े एंड आई स्कोर्ड अ रैंक इन सीए सीपीटी एंड श्योर तुमने भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया होगा। I रैंक scored- नहीं आई होगी पर अच्छा स्कोर किया सर, होगा। आई स्कोर्ड 125 only. 125। अच्छा, तुमने पढ़ाई नहीं की थी सीए सीपीटी में? No, sir. तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया कि फाउंडेशन? अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर तुम्हारे सीए फाउंडेशन में मार्क्स कम आते हैं तो उससे जज मत कर लेना खुद को। हाँ, क्योंकि 125 जिनके सीए सीपीटी में आए थे, अगर वो सीए इंटर में 8 के 8 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन लेके आ सकते हैं तो एनीथिंग इज अचीवेबल एंड पॉसिबल। Yes. तो मुश्किल होता है ना एमपी बोर्ड से ऐसे सीए हाँ। सीपीटी में आके परफॉर्म करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं होता है हम लोगों का। Yes. So जो कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी ना, उसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे आईसीएसई या फिर सीबीएसई के थे। Correct. Same happened with me, सिर्फ same मैं batch. मैं ही अकेला था जो एमपी बोर्ड से था। हाँ, करेक्ट। तो वो एक स्ट्रगल अलग था। बट उस क्लास में भी फर्स्ट 125 आईएएस था। ग्रेट यार, ग्रेट, सुपर सुपर। तो अब इंटर में जब तुम आए सीए सीपीटी देकर, जो अब सीए फाउंडेशन में तब्दील हो गए, तो इंटर में क्या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है? क्या कंसिस्टेंसी ज़्यादा रखनी पड़ती है? यस, सो 12th में मेरा कुछ 91% के आसपास बना था और सीपीटी का जब मैंने रिजल्ट देखा तो 125 आउट ऑफ 200 था, जो कि काफ़ी लो था मेरी एक्सपेक्टेशन से। सो उसको मैंने कवर करना चाहता कि नहीं, अब तो इंटर में फोड़ना है, अच्छे खासे मार्क्स लेके आने। Correct. सो जो सीपीटी में एक दिन में एग्जाम हो जाता था ना, तो उसमें इतना कुछ ज़्यादा प्रेशर होता नहीं था, डर कभी महसूस होता ही नहीं था। लेकिन जब ये इंटर में रात को 7-7 8-8 बजे तक क्लासेस जा रहे हैं और उसके बाद फिर एग्जाम्स के लिए एक एक दिन जो हम लोग को मिलता है 1.5 डेज, उसमें जो मेहनत हो रही है, वो मेहनत और सीपीटी की जो एक दिन की मेहनत है वो कंपैरेबल तो बिल्कुल नहीं है। इंटर इज अ लॉन्गर गेम, यहाँ ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। यस, और इंटर को और सीए फाइनल को थोड़ा सा रिलेट करूंगा। इंटर में ना मोस्टली बच्चे जस्ट ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब कि तैयारी वो लोग पूरी करते हैं, 3-4 रिवीजन माना किया, लेकिन वो लोग टेस्ट पेपर्स नहीं दे पाते, तो उससे उनका 100 आउट ऑफ 100 का कभी पेपर अटेम्प्ट होता ही नहीं है। सो अगर टेस्ट मॉक सीरीज टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है एट ऑल लेवल्स। एट ऑल लेवल्स टेस्ट सीरीज दिया तो उससे आपको पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम पे करना है। 6 में से 5 क्वेश्चन आपको कौन से चूज करना है, वो 15 मिनट जो मिलते हैं उसमें अगर डिसाइड कर लिया तो वो हो गया। नहीं तो फिर ऑलमोस्ट तो सब लोगों का पेपर जो फाइनल्स में अभी थे, बहुत सारे लोगों का पेपर थोड़ा मिस सा होता है। डाइसी, और इंटर में भी ये इक्वली इंटर इंपॉर्टेंट में है भी ये कि equally मॉक टेस्ट तो important देखे जा रहे हैं। तो भाई टेक अवे है तुम लोगों के लिए कि अगर तुम इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। यू कैन नॉट जस्ट गो अवे एंड गिव द एग्जामिनेशंस डायरेक्टली, राइट? विदान, मुझे एक बात बताओ, जैन ने जैसा बोला कि बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इसने कहा भी कि 7-8 बजे तक भी क्लासेस होती हैं, राइट? वैसे विद्यालय में इतनी नहीं होती। हाँ हाँ, करेक्ट। और हम लोग कोशिश भी करें कि क्लासेस का टाइम और कम करें ताकि वर्कबुक्स बना लें, जिससे स्टूडेंट्स का लिखने का टाइम बच जाए और उसको से फिल इन द ब्लैंक करना पड़े। सो वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ क्लासेस ताकि तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए भी ज्यादा समय मिल पाए। बट ओवरऑल सीए इंटर इज कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट देन सीए फाउंडेशन। ऑब्वियसली तुम्हें ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी। I mean, it's a totally different करेक्ट, ballgame. टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इंटर में सिर्फ ऐसा होता है कि अपन पढ़ाई ही करते रह जाते हैं और सोशल लाइफ खत्म हो जाती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा एनिग्मा है, एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है सोसाइटी के अंदर कि अगर कोई सीए कर रहा है मतलब वो सन्यासी बन गया। अब उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अब ना उसके जीवन में लड़की आ सकती है, ना अब उसके जीवन में दोस्त बन सकते हैं, ना वो जीवन एंजॉय कर सकते हैं। तो इज इट रियली ट्रू कि वो सीए इंटर की जर्नी को भी एंजॉय किया जा सकता है? सर एब्सोल्युटली एंजॉय, और हमने किया भी।
नहीं मैं बोलता हूँ ऐसे इन लोगों को तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बट तुम बिल्कुल एक बार अनबायस्ड होकर बताना। तो क्या जर्नी इंजॉय की जा सकती है सी इंटर की? मतलब अगर देखें तो इंटर इज बेसिकली फॉर 9 months अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हो तो स्टार्टिंग के 6 महीने यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट कि आप 1-2 घंटे रोज घर जाके रिवाइज कर रहे हो और बाकी टाइम तो आपके पास है। यू कैन मीट फ्रेंड्स, यू कैन गो आउट, यू कैन maybe get into a relationship if you are able to segregate your emotions. हाँ That is really नहीं important. मैं ये बहुत स्मार्ट बात बोल रहे हैं, बोले यू कुड गेट इनटू रिलेशनशिप बट यू हैव टू सेग्रीगेट द इमोशंस। Yes. तो मतलब मैं जिस जनरेशन से हूँ वहाँ तो इमोशंस के साथ ही रिलेशनशिप होती है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? I mean that relationship should not impact the आई studies. वुड पुट इट इन द अदर पर्सपेक्टिव, जो तुम कहना चाह रहे हो कि अपने गोल को सेक्रीफाइस मत हाँ. रखना, रिलेशनशिप शुड नॉट बी अबव द गोल, Yes. द गोल शुड बी मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन योर टारगेट एंड अदर टारगेट्स विल ऑटोमेटिकली Yes. टारगेट यू। तो जय तुमने भी खूब मस्ती की सी इंटर के अंदर? हाँ, इवन विद्योदय से हम लोग कई बार पिकनिक्स भी गए थे, 2 बार मुझे याद है हम लोग पिकनिक गए थे। हाँ सो कोचिंग ही सोशल लाइफ हो जाता है आप लोगों का। कोचिंग की सोशल लाइफ हो जाता है, Yes. करेक्ट। तो पिकनिक्स वगैरह बीच में जाते रहते थे, और क्लास में जो सीए इंटर में दोस्त बने वो आगे तक रहे साथ में? हाँ, अभी सर, जब मैं बैठा अच्छा, आपके तुम साथ लोग साथ बैठा ही नहीं हो, हूँ। correct. अभी कल हम सब लोग जितने भी इंटर वाले थे सब हाँ. लोग अभी बॉलिंग के लिए जा रहे हैं, तो सब लोग कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी समय पे वो कॉन्सेप्ट होता था या नहीं होता था? मतलब मैं एक बीइंग अ स्टूडेंट पूछ रहा हूँ और मुझे तुमसे बहुत अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए, बिल्कुल भी बायस्ड ओपिनियन नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर सीए इंटर की प्रिपरेशन करने के लिए अभी जैसे फरवरी में रिजल्ट आएगा तो स्टूडेंट्स विल हैव रफली अराउंड 8 मंथ्स, 8.5 मंथ्स अराउंड, तो क्या अगर उनको एक महीना एक्स्ट्रा मिलता है और ये ऑप्शन मिलता है कि वो प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन कर लें इफ दे आर श्योर अबाउट द रिजल्ट, तो क्या उनको ये बैच ज्वाइन करनी चाहिए? एक महीना एक्स्ट्रा वर्थ इट है सीए इंटर के Yes, लिए? sir, definitely. एक दिन भी वर्थ इट उसके लिए तो आई आखिरी का। रियली गेट दिस पॉइंट। क्योंकि जब भी हम लोग का एग्जाम था ना तो उस टाइम इलेक्शंस थे, हाँ. तो उसके पहले तक जब एग्जैक्ट डेट्स इलेक्शन की बताई नहीं थी, तब तक तो ऐसा था कि इंटर निकलने ही नहीं वाला है, कुछ भी हो जाए। जब भी इलेक्शंस आए, एक महीना एग्जाम बढ़ा, उसके बाद तो श्योर था निकल जाएगा। ओके, तो वो इलेक्शंस नहीं आते तो एग्जाम देना डिफिकल्ट हो जाता। एंड जस्ट नीड टू स्टेट दिस पॉइंट कि जय स्कोर्ड 533 मार्क्स इन सी इंटर एंड एग्जामिनेशंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तो वो एक महीना बहुत महत्वपूर्ण है। डू यू अग्री वेदांत? Yes, sir. मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा, बट माय मदर वाज एडमेंट कि नहीं हो सकता। हाँ ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हाँ. कि एक ग्रुप देना चाहिए कि 2 ग्रुप। तो थोड़ा बताओ इस बारे में कि तुम क्यों एक ग्रुप देना चाहते थे और फिर किस तरीके से तुमने दोनों ग्रुप दे दिए? So firstly I was not able to manage the course in the beginning. मुझे लग रहा था मेरे लिए टाइम बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि मेरी शायद स्पीड उतनी बन नहीं रही थी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। बट मैंने फिर अपनी मम्मी से कंसल्ट किया, शी वाज प्रीटी एडमेंट नहीं हो सकता है एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाए, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो तू अभी ये मत सोच कि एक ही ग्रुप देना है, दोनों की तैयारी शुरू कर। बट फिर भी मुझे डाउट था, तो मम्मी ने मुझे अनुभव सर से बात कराई। अनुभव सर ऑल्सो मतलब उन्होंने समझाया नहीं दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर स्मार्ट, इफ यू विल पुट इन एफर्ट्स यू You'll definitely clear it। तो थोड़ा सा पुश मिला और फिर तुमने दोनों ग्रुप दे दिया एंड फाइनली यू क्लियर्ड इट। क्लियर। जय तुमने आर्टिकलशिप कहाँ से किया? सो मैंने आर्टिकलशिप पीडब्ल्यूसी से की थी, मुंबई। तो अगर मैं एक ग्रुप क्लियर दूं तो क्या मुझे पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप मिलेगी? नहीं, आपको उसके लिए दोनों ही ग्रुप क्लियर करना होगा। तो मतलब यू आर टेलिंग मी कि अगर मुझे एक अच्छी फॉर्म में आर्टिकलशिप चाहिए तो मुझे दोनों ग्रुप देना जरूरी है, तभी जाकर मैं एक अच्छी फॉर्म, पीडब्ल्यूसी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ इंडिया, तब जाके मैं आर्टिकलशिप कर पाऊंगा। मुंबई में मोस्टली जितना भी आर्टिकलशिप फर्म्स है वो बोथ ग्रुप्स को ही प्रेफर करती है। उसका लॉजिक भी नहीं यार, अगर मैं मान लो किसी एक ग्रुप वाले को आर्टिकलशिप देता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे पता है वो 2 महीने काम करेगा और फिर बोलेगा एग्जाम के लिए लीव चाहिए, तो कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चाहेगा कि उसके पास एक ऐसा आर्टिकल है जो बार बार लीव डिमांड करता मैं है? यही सजेस्ट करूंगा अगर किसी का एक ही ग्रुप क्लियर है, so wait for 6 months, अगला अटेम्प्ट दो, सेकंड ग्रुप क्लियर करो, then begin your देन article. बिगिन योर आर्टिकलशिप। और आपने कहाँ से आर्टिकलशिप की? Sir, I did my articles in from Furness and Gupta फडनेस एंड गुप्ते। ओके, तो अगेन वो भी बोथ ग्रुप्स आर्टिकल्स को ही Yes. प्रेफर करते होंगे। mostly. करेक्ट। तो ऐसा मैं जय एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ऐसा बिग 4 की आर्टिकलशिप में क्या डिफरेंट होता है दैट पीपल आर क्रेजी अबाउट डूइंग एन आर्टिकलशिप एट बिग 4? बिग 4 की आर्टिकलशिप में जहाँ तक मैंने सीखा ना, सो अलग अलग क्लाइंट्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स से एक्सपोजर होता है। वो सारी चीज़ें जो इंदौर में रहकर अगर मैं करता तो मुझे यहाँ नहीं मिलता। दूसरे जो डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम, जो मेरा मैनेजर थे, सो जो भी क्लासिफिकेशन होते थे इंडेज के, सो वो मुझे इंडेज पढ़ने को बोलते थे। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी था, उसने एसेट हेल्ड फॉर सेल का किया था 105 इंडेज। सो मेरा जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे पूरा इंडेज 105 पढ़वाया,
बोला कि पढ़ के आ, उसके बाद अपन काम करेंगे। इंडेक्स 40 भी ऐसी था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो बोला कि पढ़ के आ, फिर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। सो बिग फोर से आर्टिकलशिप करने का ये फायदा तो है ही कि यहाँ पे सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ सीखने को मिलती है। बाहर रहना कैसे वो लोग भी अपन सीख पाते हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ मैंने सीखी है वो जो बिग फोर और बिग फोर में होती है और बाकी जो मिड साइज फर्म्स है उसमें नहीं होती है। वो चीज़ है कि जो मेरे मैनेजर्स थे, सो वो फॉर एग्जांपल कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइन आइटम है तो उसका क्लासिफिकेशन नॉन करंट ही क्यों हुआ, या फिर करंट के अंदर एसेट हेल्ड फॉर सेल वगैरह, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये क्लासिफिकेशन क्यों हुआ। सो ये चीज़ें जो है ना, ये हम सबको ये सारी चीज़ें पढ़ के हम लोग सीख पाते हैं, जो कि एफआर की क्लासेस में होती है। लेकिन जब मैंने मतलब जो सीए फाइनल में क्लास में पढ़ाते हैं वो तुम ऑलरेडी बिग फोर में प्रैक्टिकल कर लेते हो। हाँ, यस, तो ये प्रीटी मच नो कि क्या होने वाला है। हाँ। सो मतलब उसमें हम लोग को क्लासेस में हेल्प होती है कि हाँ ये तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, सिर्फ इसको एक बार घुमा देते हैं वैसा। और ऐसा कुछ भी होता है ना कि अगर बिग फोर से आर्टिकलशिप करते हो और फिर वहीं जॉब कर लेते हो तो आप कंपैरेटिवली जो न्यूबीज होते हैं या जो फ्रेशर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा पैकेज में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। हाँ, इस पैकेज में भी एडवांटेज मिलता है, साथ ही साथ एक पोजीशन ऊपर भी मिलता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई नया ज्वाइन होगा सो उसे एसोसिएट लेंगे, और अगर मैं वहीं पे एक्सेप्ट करता हूँ तो मुझे एसोसिएट 2 लेंगे ऐसा। एसोसिएट 2 लेंगे। Yes. तो अगर मैं बिग फोर से आर्टिकलशिप करता हूँ और फिर मैं बिग फोर में जॉब करता हूँ तो आई विल बी रिक्रूटेड एट एसोसिएट 2 लेवल। और अगर मैंने फ्रेशर अप्लाई किया कहीं और से आर्टिकलशिप करके तो फिर आई विल बी एन एसोसिएट। एम आई राइट? यस, यस, एंड यू विल गेट प्रमोशन सूनर एज कंपेयर्ड टू द। अच्छा, ये भी होता है कि सूनर प्रमोशंस भी मिलते हैं। मतलब अगर तुम जॉब में जाना चाहते हो, कोई भी स्टूडेंट जॉब में जाना चाहता है तो उसके लिए बेहतर है कि वो बोथ ग्रुप्स दे और बोथ ग्रुप्स के बाद बिग फोर्स ट्राई करे। तो जय, अगर मैं अभी सी एंटर की एग्जाम्स दे चुका हूँ तो हाउ शुड आई स्टार्ट अप्लाइंग फॉर बिग फोर्स, कैसे पहुंच सकता हूँ मैं वहाँ पे? सो सी एंटर का अगर एग्जाम्स दे चुके हैं सो रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। रिजल्ट के 20 to 25 डेज पहले से ही जो बिग फोर होती है वो रिक्रूटिंग स्टार्ट कर देती है। अच्छा। सो आप लोग अपने सीवीज उन लोग को भेज सकते हैं एंड वहाँ से आप लोग को कॉल 100% आएगा। और लिंक्डइन के थ्रू अगर आपका कोई नोन है, फॉर एग्जाम्पल कनेक्शंस होते हैं जो कनेक्शंस है एंड द कनेक्शन दैट यू आर श्योर अबाउट कि वो हमारा सीवी 100% उधर लगाएगा, वहां तक पहुंचा देगा। वहाँ तक पहुँचा देगा। सो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बार वहाँ पे सीवी लग गया और बाय चांस सिलेक्ट नहीं हुए सो फिर 6 महीने तक हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी एक चीज होती है कि अगर अपना सीवी वहां तक पहुंचा वो रिजेक्ट हो गया तो यू विल बी बार्ड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, वो रिकंसीडर नहीं होगा। ओके, ऑलराइट। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन लोगों को बिग फोर से आर्टिकलशिप करना है। नंबर 1 बोथ ग्रुप्स, नंबर 2 लिंक्डइन बहुत स्ट्रांग रखना है, सी एंटर में अच्छा रिजल्ट लेके आना है और अप्लाई करते रहना है इवन बिफोर द रिजल्ट्स, करेक्ट? और वेदांत, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे जॉब नहीं करना है, सपोज आई वांट टू डू प्रैक्टिस और मेरे को मिड साइज फर्म से ही काम करना है क्योंकि काम सीखना है, क्योंकि बिग फोर में ऐसा होता है ना कि वो डिपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है तो आप एक काम काफी समय तक करते रहते हो। जैसे शायद तुम्हारा भी एक ही डिपार्टमेंट था। मेरे एक ही डिपार्टमेंट में था ऑडिट, लेकिन हाँ फिर वो भी फर्क पड़ता है कि एक डिपार्टमेंट अगर हम लोग 3 साल तक कर रहे हैं तो 3 साल तक अगर किया है तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो स्पेशलाइजेशन करना है तो बिग फोर इज बेस्ट। अब तुम बताओ तुम्हारा मिड साइज फर्म का क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ यू हैव डन आर्टिकलशिप फ्रॉम Fadnis and Gupta, and Fadnis sir has been the president of ICI, तो past president of ICAI की firm Fadnis and Gupta से तुमने आर्टिकलशिप की। तो थोड़ा सा बताओ कि वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा, और वहाँ पे भी जाने के लिए तो बहुत ग्रुप ही लगेंगे, करेक्ट? हाँ, अब बताओ क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? सर, जैसे आपने पहले बताया, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने को मिलता है। फॉर सम टाइम यू डू ऑडिट, फॉर सम टाइम यू डू इनकम टैक्स, मल्टीपल एक्सपोजर मिल जाता है। और आई थिंक एक और मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ मिड साइज फर्म एंड अ बिग फोर कि योर इंटरेक्शन विद द क्लाइंट इज मोर इन अ मिड साइज फर्म। करेक्ट। मैं आ ही रहा था उस मुद्दे पर कि क्लाइंट से इंटरेक्शन करने को मिल जाता है डायरेक्टली, दे नो यू बाय नेम। यस, एंड इन अ मिड साइज फर्म यू गेट टू वर्क विद स्मॉल क्लाइंट्स आल्सो एंड बिग क्लाइंट्स आल्सो। तो आपको एक जो बिजनेसमैन का माइंडसेट है वो असली में पता चलता है कि असली में धंधा लोग कैसे करते हैं। करेक्ट। आई थिंक दैट यू मे नॉट बी एबल टू गेट इन अ बिग फोर। That is pretty true. That is pretty true. अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। जैसे लोग ना बहुत डरा देते हैं बच्चों को कि तेरे ना 38% बने, तेरे 48% बने, तेरे फाउंडेशन में तो 200 ही आए, अब तू सीए नहीं बन सकता। तो ये सब स्टिग्मा फॉलो करने चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। So, सबसे बड़ा गेम है सेल्फ बिलीफ। if you believe in yourself and you're surrounded yourself with such people who motivate you, तो तुम कर सकते हो। then you will definitely do it. तुम्हारा स्कूल जो था, आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ द स्कूल, कोइंसिडेंटली हम लोग सेम स्कूल से, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट होगा नहीं सीएबीए का? नहीं, इतना कुछ बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ शायद मैं ही अकेला स्टूडेंट था जो सीए में। तो तुम एक एमबी बोर्ड स्कूल से थे जिसकी फीस कुछ 8,000 एंड दैट टू इन मेरे टाइम पे 7,500 रुपये। यस।
और तुम तो भैया बहुत बड़े स्कूल से पढ़ के आए हो, तो एक बड़े स्कूल से पढ़ने के बाद भी बच्चा सीए कर सकता है और एक नॉर्मल मीडियम का स्कूल से पढ़ने के बाद भी बच्चा सीए कर सकता है. तो इट्स मोर एंड मोर अबाउट द हार्ड वर्क दैट यू पुट इन. इसका कोई ऐसा बैकग्राउंड सर्टिफिकेशन नहीं है कि अगर तुम्हारे 95% आए हो तो ही तुम सीए कर सकते हो, या फाउंडेशन में 250-300 आए हो तो ही बोथ ग्रुप क्लियर करोगे. तुम्हारे 125 आए थे सीए सीपीटी में, फिर भी तुमने बोथ ग्रुप किया. तो कुछ लोग जज कर लेते हैं कि मेरे ना फाउंडेशन में 201 ही आए हैं, तो मेरे को तो घर वालों ने भैया ने बोल दिया कि मैं तो अब बोथ ग्रुप नहीं कर पाऊंगा, आई डू ओनली सिंगल ग्रुप. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. करेक्ट. अच्छा, एक और सवाल, वन मोर थिंग. कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोचिंग क्लास इन सीए? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आजकल. जो लोग सेल्फ करते हैं ना, वो थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं कि देख मैंने तो सेल्फ कर लिया. तो डू वी रियली नीड टू गो फॉर सेल्फ स्टडीज? जैसे मैं जब लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ बहुत सारे, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो मेरे भैया फाइनल में हैं तो वो मेरे को पढ़ा देंगे. तो इज इट पॉसिबल कि अगर भैया फाइनल में है तो वो फाउंडेशन पढ़ ले या इंटर पढ़ ले? व्हाट डू यू थिंक? कोचिंग तो थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को थोड़ा गाइडेंस चाहिए. फॉर एग्जांपल 9 महीने का अगर इंटरमीडिएट है, 9 महीने हम लोग खुद से कुछ पढ़ नहीं सकते, कभी भी हम लोग कुछ भी उठा रहे हैं. लेकिन कोचिंग अगर ज्वाइन किया तो हाँ 5 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट हो रहा है, बाद के 4 महीने हम लोग को टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही है, तो प्रिपरेशंस बेटर होती है एज कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी. मतलब जो गाइडेंस मिलना चाहिए एटलीस्ट, मतलब फाउंडेशन और इंटर लेवल पे तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. विदा, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस इस बारे में? सर सेल्फ स्टडी बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं जो मैनेज कर लेते हैं अच्छे से, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन ब्राइट स्टूडेंट्स, दे नीड गाइडेंस. मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि 7 बजे का अलार्म लगाते हैं. 99% 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, यू करेक्टेड में, जो 7 बजे का अलार्म लगाते हैं और फिर 7:15 स्नूज करते फिर हैं 8, हाँ, और फिर रियलाइज करते कि अरे सुबह उठूंगा ना तो मेरा सर दुखेगा क्लास में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट उठता हूँ, मैं रात में पढ़ाई करूँगा, है ना. फिर रात में वो साइंटिफिक रीजन आ जाता है कि अरे मैं तो हिंदू संस्कृति का हूँ, पढ़ाई तो हमारे हमेशा सुबह 4 बजे उठ के हुई है, मैं रात में कैसे पढ़ूंगा, राइट. सो वो सर्कल एक बंधा हुआ रहता है, तो उस कैटेगरी में 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आ जाते हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. और सर कोचिंग एक आपका माइंडसेट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो सीए इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम. अगर वो माइंडसेट आपने नहीं तैयार किया, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग. कोचिंग में प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक कंसिस्टेंसी मिलती है. चलो, थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों से इतनी सारी बातें की मैंने, और मैंने वही क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की जो शायद एक स्टूडेंट को इस समय परेशान कर रहे होंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन. आई होप तुम सब लोगों को भी ये सुन के काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे. Am I correct? और जय थोड़ा सा एक आखिरी द लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल एंड इट अप. सीए बनने के बाद थोड़े नज़रिए में चेंज आता है लोगों के, मतलब जैसे तुम बोलते हो कि हाय आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हाँ, थोड़ा ऐसा आंखें खुल जाती है उनकी. हाँ बिल्कुल सर. रिजल्ट वाले दिन भी रिजल्ट जो था सीए फाइनल का इस बार बहुत जल्दी आ गया था, शायद 7 बजे सुबह आ गया था. हाँ. और तो मेरे घर पूरा पे दिन मिल गया पार्टी करने के लिए. पूरा दिन तो मिला ही, और मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान भी थे उस दिन. तो उस दिन तो वो रिजल्ट तो भाई जैसे आया सब लोग मुझे ही देख देख के जा रहे हैं. करेक्ट. तब से बोले ये आम आदमी है यार, इसके तो 2 हाथ 2 पैर ही, और ये सीए बन गया. ऐसे सुपर ह्यूमन वाली कैपेबिलिटीज आ जाती है. उस दिन तो अलग ही लेवल पे होते हैं. करेक्ट. सो ऑल पावर टू यू. करियर में अच्छा करो, ग्रोथ करो, मेक विद्योदय प्राउड, मेक मी प्राउड, मेक ऑल द टीचर्स प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड most importantly, and we'll keep talking like this. Thank you so much for being the part of this small podcast. Thank you. Thank you everybody.